स्वागत है आपका भारत वॉइस में। 1 जून को आखिरी वोटिंग होगी, यानी 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग होनी है। 1 जून को जब एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे तो क्या वो आंकड़े भाजपा को खुश करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि देश के लोगों का मिजाज बदला हुआ है। और 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी को चौंकाने वाले होंगे। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो तीसरी बार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना उनका चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि देश में ऐसे ऐसे मुद्दे इस सरकार को घेरे जा रहे हैं जिससे बच पाना, जिसका जवाब दे पाना इस सरकार को बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक और बड़ा सवाल कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उन इलाकों में नहीं उतारेंगे जहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा फैसला क्या पार्टी में आंतरिक तौर पर लिया जा चुका है या उस पर विचार चल रहा है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पर इतना ज्यादा दबाव है लोगों का कि यह कहा जा रहा है कि वो अगर अपने उम्मीदवारों को उन इलाकों में उतारेंगे जहां पर इंडिया गठबंधन के ही ज्यादातर वोटर हैं, और उसमें से अगर वोटों का बिखराव हुआ और उनके उम्मीदवारों को थोड़ा बहुत वोट पड़ जाता है, उनके उम्मीदवार तो जीतेंगे नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन का बड़ा नुकसान होगा और भाजपा वो सीट निकाल लेगी। ऐसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी को उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। आप अपनी राय जरूर देते रहिए और बताते रहिए कि क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि बिहार में करीब 1 दर्जन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला हो, या उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला हो, या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्य में उम्मीदवार उतारने का फैसला हो, तो क्या इन सब जगहों पर, और खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश जहां पर 120 सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर अगर असदुद्दीन ओवैसी के 25, 30, 40 उम्मीदवार उतरते हैं, होगा मुस्लिम बहुल इलाकों में वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं, और वहां पर ज्यादातर वोटर जो है इंडिया गठबंधन का ही है। ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन का। आप अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। वैसे चुनावी मैदान में हर किसी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, जनता के बीच जाए और अपने बारे में बताए। अगर जनता फैसला करती है उसके पक्ष में तो उसकी जीत हो सकती है, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी को अपने उम्मीदवार उन इलाकों में नहीं उतारने चाहिए जहां पर उनके जीत की संभावना तो नहीं है, उल्टे ये संभावना है कि उनकी वजह से बीजेपी की जीत हो सकती है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। आगे बात करते हैं 2024 के इस लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के साथ चुनाव का कैसे संपन्न हो इसके बारे में पूरी बातें बताई, और बताया कि कैसे 2 साल से करीब इसकी तैयारियां चल रही थी। इन सब चीज़ों के बीच चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उसमें ईवीएम का मुद्दा भी उठा, चुनावी बॉन्ड का भी मुद्दा उठा, चुनावी चंदे को लेकर सवाल भी आया और उसका जवाब भी आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के बाकी नेता 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या इस बार 400 पार का नारा सफल हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करा पाएगी इस लोकसभा चुनाव में? क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह से इस सरकार के काम करने का तरीका रहा है, उसको लेकर न विपक्ष के नेता तो अलग बात है, लेकिन अपने ही जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने, जो मौजूदा सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है मध्य प्रदेश में। और इस तरह से हमने देखा कि हिसार के जो सांसद है लोकसभा के मौजूदा, उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस का दामन थाम लिया। और फिर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का या तो हाथ थाम रहे हैं या फिर बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों को लेकर नाराजगी है। लेकिन बात करें चुनावी मुद्दों की, इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे का जो घपला है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर हैं और उस पर जवाब देते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला और घोटाला हुआ है। भले ही भाजपा के नेता ये कह दें कि इसके पहले जो चीजें चल रही थी
जो कैश में लेन देन हो रहा था उसमें ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी, और उसको पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी चंदे में इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। लेकिन इसमें जो गड़बड़ी हुई तो इसका जवाब कैसे दे रहे हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को जवाब देते नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा इस देश में सबसे बड़ी चिंता आम लोगों के सामने बेरोजगारी को लेकर है, और बेरोजगारी युवाओं के लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि युवा इस बार ऐसा लगता है कि वो ठाने हुए हैं कि कोई बड़ा फैसला जरूर करेंगे। पेपर लीक का इशू जिसको लेकर के राहुल गांधी आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि उनकी सरकार अगर आएगी तो पेपर लीक का मामला नहीं आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और खास करके उत्तर प्रदेश में तो हाल के दिनों में जिस तरह से इसको लेकर बवाल मचा है वो सब लोगों ने देखा है। तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार चली है, उस सरकार के कामकाज को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। 10 साल में और खास तौर पे पिछले 5 साल में संविधान और लोकतंत्र की ऐसी कोई मर्यादा नहीं बची जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तार तार नहीं किया हो। चाहे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलना हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसानी हो, पेपर लीक होने हो, पेपर लीक के बाद उनके साथ जो अन्याय हुआ वो हो रहा हो, वो पिछले 10 साल में पूरे देश ने देखा। एमएसपी की जायज मांग करते हुए 750 किसान शहीद हुए, वो पूरे देश ने देखा। किसानों को दिल्ली पे आने से किस तरह से रोका जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। महिलाओं के साथ सड़क पर सरेआम जो रवैया हमने देखा इस देश में होते हुए, बलात्कार हो रहे हैं, मॉलेस्टेशंस हो रही हैं, चलना दूभर हो जाए महिलाओं का, वो भी ये पूरा देश देख रहा है। मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक जो कोई वर्ग ऐसा बचा हो जिस पर अत्याचार न हो, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ग बचा होगा। मणिपुर की जब चर्चा हो ही रही है तो अकारण अनाप शनाप बोलने की आदत रखने वाला व्यक्ति जो 2-2 घंटे टेलीप्रॉम्प्टर्स, 6-6 टेलीप्रॉम्प्टर्स लगा के भाषण देने की जिसकी आदत हो, मणिपुर के वक्त वो टेलीप्रॉम्प्टर ऑफ हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाती, एक शब्द मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता। और पिछले कुछ दिनों से चंदा लो और धंधा दो की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरे देश के सामने बेनकाब हुई है, आप सबने देखी है। कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से महंगे से महंगे वकील खड़े किए गए कि ये आंकड़े सार्वजनिक न हो। देश जानना चाहता था कि आखिर क्या छिपाना चाहते थे आप, क्यों ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे आप। लगातार बहाने, एक के बाद एक बहाने बनाए गए। एसबीआई पर दबाव डाला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जो लोकतंत्र की ढाल बनकर खड़े रहा और ये आंकड़े अब सार्वजनिक हुए हैं। 12,000 करोड़ का चंदा लॉटरी वाले, वैक्सीन वाले, खदानों वाले, जिन सब से जो चंदा लिया गया, इसके बदले में प्रधानमंत्री ने इन्हें क्या क्या दिया, ये आप लोग सब जानते हैं, वाकिफ हैं। लगातार हम इस पे चर्चा करते रहते थे। इधर ईडी की रेड होती थी, उधर भारतीय जनता पार्टी की गुल्लक में सिक्के गिरने शुरू हो जाते थे। ये भी हम सब ने देखा। और एक मजाक एक तरह से चारों तरफ अब सोशल मीडिया पे दिखता है कि उद्योगपति के दरवाजे पर भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखा देते हैं, ईडी रिवर्स गियर में चली जाती, फिर वो एड्रेस भूल जाती, फिर वहां ईडी कभी नहीं जाती। तो पूरे लोकतंत्र का एक तरह से चंद एजेंसियों ने एक लालची तानाशाह का गुलाम एक लोकतंत्र को बना दिया। ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये जो चंदे की लूट का पैसा है, ये जो हफ्ता वसूली का पैसा है, ये जो वसूली सरकार बैठी है केंद्र में, इसने अपनी पार्टी का हर जिले में 7 सितारा ऑफिस बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर राज्य में, हर जिले में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्कूल की छत हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार ऑफिस होना आवश्यक है। यह है इस चंदे का धंधा, यह है इस हफ्ता वसूली सरकार की असलियत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बिहार में जाकर वो कहते हो कि उनका बहुत गहरा नाता बिहार से और बिहार के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन सच्चाई क्या है कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये 10 साल है इसमें बिहार को लेकर के कोई बड़ी मीटिंग भी नहीं की गई इन दिनों में कि बिहार का डेवलपमेंट कैसा हो। पहले बिहार के बारे में कहा जा रहा था कि विशेष राज्य का पैकेज दिया जाएगा, नीतीश कुमार इसको लेकर खूब मुहिम चला रहे थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ा, फिर महागठबंधन के साथ आए और अब बिहार में गठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार में भी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का जो ये गठबंधन है वहां पर जातीय समीकरण हो या फिर युवाओं के अंदर रोजगार को लेकर के एक उम्मीद की किरण हो, ये सारी चीजें एक अच्छा मैसेज देती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, उसको लेकर कहा जा रहा है कि करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिस पर ये जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा और करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटें तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि पहले ही चुनाव जीती हुई नजर आ रही है इंडिया गठबंधन की। तो बीजेपी 80 जो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में सीटें हैं उसमें 70 से सीटें ज्यादा जीतने का दावा कर रही थी इंडिया गठबंधन के पहले, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था। लेकिन जब ये गठबंधन हो गया तो बीजेपी भौचक्का रह गई और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव जीता जाएगा। वेस्ट बंगाल में जिस तरह की स्थिति है वो सबके सामने है कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रखे हैं। उधर महाराष्ट्र की बात करें, 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में हालत यह है कि जो महायुति है उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसी असमंजस की स्थिति है कि एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। एकनाथ शिंदे गुट का जो शिवसेना है वो और एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है, तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं दे रही है। और दक्षिण भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य था जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी, लेकिन कर्नाटक में इस समय सरकार है कांग्रेस पार्टी की और जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद बीजेपी को नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह के हालात के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बहुत ज्यादा कामयाब रही है। मुंबई में उसका समापन होना है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने भी इस यात्रा को बहुत कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाया है। और जिन इलाकों से राहुल गांधी की यात्रा निकली है वहां पर वोटर्स से लेकर आम लोगों में और कार्यकर्ताओं में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरह से सोए हुए नजर आते हैं, वो भी जागे हैं। तो तमाम तरह की परिस्थितियां बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बहुत आसान नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावे कर रहे हैं और भाजपा के नेता दावे कर रहे हैं, उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मैसेज आएगा। आप अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव आसान है या सच में बीजेपी के लिए बहुत कठिन है और इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए भी आप जरूर बताएं कि क्या AIMIM को पूरे देश में अपने हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए या उन इलाकों में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जहां पर इंडिया गठबंधन के ज्यादा वोटर हैं और इंडिया गठबंधन इनकी वजह से हार सकता है और बीजेपी की जीत हो सकती है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और चुनाव से जुड़ी हुई जो भी बड़ी खबरें होंगी, कुछ विश्लेषण होगा, वो हम आपको बताएंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।